नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था का ये अगला वीडियो। और पिछले वीडियो में हमने बताया कि अगर हम भूगोल और शक्ति के आधार पर देखें तो सरकारें कितनी प्रकार की होती हैं। भूगोल और शक्ति के आधार पर सरकारें हमने दो तरह की बताई। एक हमने कहा संघात्मक सरकार और एक हमने कहा एकात्मक सरकार। आज हम देखेंगे संरचना के आधार पर सरकार के प्रकार। संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर हम सरकार के प्रकारों को देखेंगे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संरचना के आधार पर अगर हम सरकार के प्रकार की बात करते हैं तो एक होता है संसदीय व्यवस्था, यानी संसदीय व्यवस्था वाली सरकार, और एक होता है अध्यक्षीय व्यवस्था। ठीक है ना। अध्यक्षीय व्यवस्था वाली सरकार, इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है। अब आप देखिए कि जो संसदीय व्यवस्था होती है ये क्या होती है। तो आप देखिए, थोड़ा सा पहले इसका हम आपको एक भूमिका बताते हैं। संसदीय व्यवस्था होती क्या है। संसदीय व्यवस्था का मतलब है कि यहाँ पर जो भी कानून बनेगा, नियम बनेगा, अधिनियम बनेगा, वो सारा का सारा संसद के माध्यम से होता है। और संसद में हमने बताया था, संसद यानी कि विधायिका, इसमें क्या क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और इसके बाद राष्ट्रपति। मान लिया कोई कानून बनाना है तो ऐसे में क्या होगा कि एक विधेयक बनेगा। पहले विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पहले रखा जाएगा। मान लिया लोकसभा में पहले रखा गया, वहां से पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से भी पास हो गया तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है। और राष्ट्रपति जिस दिन उस पर सिग्नेचर कर देगा वो कानून बन जाएगा। इसको कहते हैं संसदीय व्यवस्था। ठीक। तो अब देखिए यहां पर पूरा सिस्टम समझते हैं। संसदीय व्यवस्था में हमने लिखा है कि विधायिका एवं कार्यपालिका में मधुर संबंध होते हैं। देखिए सारे वीडियो जो पहली बार देख रहे हो ये वीडियो, वो राज्य व्यवस्था की सारी वीडियो शुरू से देखेंगे तो बहुत सारे टर्म इसमें लिखे हैं हमने, वो टर्म आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप देखिए हमने कहा विधायिका एवं कार्यपालिका में संबंध जो होते हैं वो मधुर संबंध होते हैं। इसका मतलब क्या है। आप देखिए विधायिका का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के बनती है विधायिका या संसद। और कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद। ठीक, ये मंत्री परिषद, विधायिका कानून बनाती है, मंत्री परिषद उसको लागू करवाती है। मंत्री परिषद मतलब सरकार। तो अब हमने कहा कि विधायिका एवं कार्यपालिका में मधुर संबंध होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, समन्वय होता है, या आप कह दीजिए फ्यूजन ऑफ पावर। फ्यूजन ऑफ पावर, समन्वय होता है दोनों में। तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, संबंध क्यों मधुर होते हैं, क्योंकि वास्तव में विधायिका के जो सदस्य होते हैं, विधायिका के सदस्य मतलब राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, ये सदस्य जो होते हैं इसी में से कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। यानी कि मंत्री जो बनेंगे, मंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है, मंत्री बनने के लिए राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो हमने कहा कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं, किसमें, संसदीय व्यवस्था में। ठीक। तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बनते हैं, बात वही होगी। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही मंत्री बनते हैं, बाहर के व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकते। बन सकते हैं लेकिन ये शर्त है कि 6 माह के भीतर वो चाहे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यता उनको लेनी पड़ेगी। ठीक है। यानी कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य बन सकते हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से ही मंत्रियों का चयन किया जाता है। ठीक। अगर क्या कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसका मतलब क्या है, कार्यपालिका तभी तक है जब तक विधायिका उसके साथ है। जैसे मान लिया कि 500 सीटें हैं, 500 सीटें हैं मान लिया लोकसभा में। ठीक। अब सरकार उसी की बनी जिसका बहुमत होगा,
बहुमत का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 250 और प्लस 1, 250 प्लस 1 यानी कि 251 जिसके पास होगा उसी की सरकार बनेगी। ठीक, तो ये कम से कम आधे से अधिक विधायिका के सदस्य, खास करके लोकसभा की बात मैं कर रहा हूं, आधे से अधिक सदस्य कार्यपालिका के साथ रहेंगे तभी तक कार्यपालिका बनी रहेगी। अगर ये विधायिका के सदस्य इनसे नाराज हो जाएं और ये 251 भी साथ में अगर नहीं रहेंगे तो ऐसे में कार्यपालिका का कोई मतलब नहीं है। कार्यपालिका अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव में विधायिका के सदस्य इनके खिलाफ हो गए अगर, तो सरकार गिर जाएगी। यानी कि कार्यपालिका तभी तक है जब तक विधायिका चाहेगी तब तक, यानी जब तक लोकसभा के मेंबर साथ में इनके रहेंगे तभी तक आपकी कार्यपालिका बनी रहेगी। तो इसीलिए हमने कहा कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, संसदीय व्यवस्था इसका क्या मतलब है, इसको आप देखिए। 3 बातें मैंने लिखी है। पहले लिखा है कि कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में यानी कि लोकसभा में बहुमत पर ही रहता है। वही बात हमने भी कहा कि कार्यपालिका तभी तक है, उसका अस्तित्व तभी तक है जब तक विधायिका यानी लोकसभा में बहुमत बना रहे। अगर बहुमत नहीं रहेगा, विधायिका इनके साथ नहीं रहेगी, आधे से अधिक सदस्य अगर इनके साथ नहीं रहेंगे सरकार के साथ, तो कार्यपालिका नहीं रहेगी, कार्यपालिका का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात हमने लिखा इसमें, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है संसदीय व्यवस्था में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु, नोट करते रहिएगा, जो कुछ नहीं लिखा है तो उसको आप नोट करते रहिए। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे, ऐसे कंडीशन में पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। यानी कि अगर प्रधानमंत्री डूबा तो सारे मंत्री भी डूब जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए हमने कहा कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया था। एक चीज ये। दूसरी चीज क्या है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का, कि अगर एक भी मंत्री के खिलाफ सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त मानी जाएगी, मतलब समाप्त मान ली जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसे मैंने कोई मंत्री है XYZ कोई भी, उसने कोई गलत काम कर दिया, विपक्ष ने में हो हल्ला हुआ, विपक्ष ने उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया कि इस जो ये मंत्री ने काम किया है इसके साथ क्या विधायिका है, क्या सारे मेंबर हैं लोकसभा के साथ में आधे से अधिक की नहीं है। अब मान लिया कि उस मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, मतलब 251 साथ में आपके नहीं है। ये अधिकतर होता है गठबंधन सरकार में, बहुत सारी पार्टियां समर्थन देती हैं तो वो कहती है कि नहीं मंत्री ने काम गलत किया, हम इसके साथ नहीं। अब ऐसे में अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो ऐसे में माना जाएगा कि मंत्रिपरिषद समाप्त है, इस सरकार के साथ आधे से अधिक मेंबर नहीं। ठीक है ना। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। अगला देखिए, ये जो सरकार होती है, संसदीय व्यवस्था जहां होती है वहां पूरा समूह का काम होता है, यानी पूरा मंत्रिमंडल काम करता है, पूरा ग्रुप मिल करके एक मत से निर्णय लेता है, बहुमत का निर्णय होता है, सर्वसम्मति से निर्णय होता है, सारे मंत्री आपस में बैठ करके बातचीत करके निर्णय को निकालते हैं, यानी कि ये समूह का शासन माना जाता है और इसीलिए इसको कहते हैं मंत्रिमंडलीय सरकार। ठीक, इसके बाद हम देखें थोड़ा प्रमुख की बात अगर कर लें कि वास्तव में संसदीय व्यवस्था में कौन प्रमुख होता है, तो प्रमुख में एक होता है नाम मात्र का प्रमुख और एक होता है वास्तविक प्रमुख। तो जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख भी कर सकते हैं इसको, संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति या राजा। क्योंकि ये व्यवस्था हमारी ली गई है ब्रिटेन से, इसीलिए हमने इसको कह दिया कि राजा। यहाँ पर ये कहां से ली गई है, ये कहां की व्यवस्था है, ब्रिटेन से। ठीक है। तो यहाँ पर राजा चाहे राष्ट्रपति, ये क्या है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख जो होता है यहाँ पर क्या होती है, मंत्री परिषद, यानी कि प्रधानमंत्री और बाकी जितने भी कैबिनेट मंत्री या और मंत्री, पूरा जो ग्रुप होता है वही वास्तविक रूप से सारे काम करती है। किसके नाम से,
नाम मात्र के प्रमुख के नाम पर ये सारे काम होते हैं। ठीक है, हमने लिखा कि वास्तविक प्रमुख के सलाह पर ही नाम मात्र का प्रमुख कार्य करता है, यानी कि जो ये मंत्री परिषद कहेगी वही ये राष्ट्रपति या राजा करेगा। इसने कहा कि ये विधेयक पास कर दिया है हमने, आप इस पे हस्ताक्षर कर दीजिए, तो ये हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आपकी है संसदीय पूरी व्यवस्था। हमने क्या कहा कि इसमें विधायिका एवं कार्यपालिका में मधुर संबंध होते हैं, फ्यूजन ऑफ पावर पाया जाता है, समन्वय होता है। विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य बनेंगे, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मंत्री बनाए जाएंगे। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। इसका मतलब क्या है कि कार्यपालिका का अस्तित्व तभी तक है जब तक लोकसभा में बहुमत बना रहे। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, एक डूबा तो सब डूबे। ठीक, मंत्रिमंडलीय सरकार यानी पूरे समूह का शासन माना जाता है, इसलिए इसको मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। हमने कहा कि इसमें प्रमुख जो होता है एक नाम मात्र का प्रमुख होता है और एक वास्तविक प्रमुख होता है। नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति या राजा होता है, या संवैधानिक प्रमुख भी इसको कह सकते हैं आप। और जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मंत्री परिषद होती है, और इसी मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ देखिएगा कि जो हमारी व्यवस्था है वो क्या व्यवस्था है, हमारे यहाँ व्यवस्था जो मूल संविधान में थी उसमें ये था कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। इंदिरा गांधी जी आई, 42वां संविधान संशोधन कर दिया उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा, से ही डाल दिया, से ही कार्य करेगा, मतलब राष्ट्रपति की शक्तियों को पूरी तरह से सीमित करने की कोशिश की गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, और इसमें यह कहा गया कि मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, वापस भेज सकता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था चल रही है। तो हमारा कहने मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति और या राजा काम करेंगे। तो ये आपकी हो गई संसदीय व्यवस्था। थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर लेते हैं कि इसका महत्व क्या है, इसकी समस्याएं क्या है मेंस के लिए, क्योंकि आपको मेंस लिखना है तो उसके लिए इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम मेंस के कुछ क्वेश्चन भी आपको देंगे, उसको आपको लिखना है, अपने मन से प्रैक्टिस करना है, लेकिन इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं संसदीय व्यवस्था का महत्व। इसमें लिखा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो जनता का सम्मान होता है। यानी आप देखेंगे जो मंत्रिपरिषद यानी सरकार है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जो हमारे यहाँ जो हमने चुन करके सांसदों को भेजा है, एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम चुन करके भेजते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, और वो क्या है, लोकसभा के सदस्य हैं। अब लोकसभा में जब तक वो सरकार के साथ हैं सदस्य, लोकसभा के सदस्य यानी विधायिका के सदस्य अगर सरकार के साथ हैं तो सरकार रहेगी, नहीं तो सरकार नहीं रहेगी। और ये जो सदस्य हैं लोकसभा के वो क्या है, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता की प्रतिनिधि हैं। तो कहने का मतलब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए हमेशा जनता का सम्मान होता रहता है। हमारे जो सदस्य चुन के हम भेजते हैं वो जनता की बात को वहां सरकार से उठाते रहते हैं। ठीक है ना, एक इसका महत्व है। दूसरा है निर्णय एक मत से होता है, इसलिए तानाशाही नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने कहा कि मंत्रिमंडल एक मत से आम सहमति बनाते हैं, सर्वसहमति की सबकी जो राय होती है वही निर्णय इसमें होता है। तो ऐसे में एक व्यक्ति यहाँ निर्णय नहीं लेता है, इसलिए यहाँ तानाशाही होने का कोई खतरा नहीं होता है। ठीक है, एक ये हो गया। अगर देखिए राजनीति दल, यहाँ पर राजनीतिक दल थोड़ा सा लिख दीजिए, राजनीतिक दल हमेशा सक्रिय रहते हैं, इसीलिए राजनीतिक चेतना को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में क्या चुनाव 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 की बात हमेशा होती रहेगी, हमेशा इनको लगेगा कि ठीक है पता नहीं कब सरकार गिर जाए, राज्यों में चुनाव है, सब राजनीतिक दल हमेशा राजनीति की बात करते हैं, और राजनीतिक मतलब हमेशा एक्टिव रहती सारी पार्टियां। हमेशा आप देखते होंगे सरकार बनने के बावजूद भी प्रधानमंत्री तक के लोग जाते हैं, भाषण देते हैं, चुनाव में घूमते रहते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे। तो मुझे लगता है कि ये हमेशा सारी पार्टियां एक्टिव रहती हैं। इससे जितनी जो जनता होती है वो जनता में राजनीतिक चेतना आती है कि हाँ हमारे देश में कैसी राजनीति हो रही है, कैसी नहीं हो रही है, अच्छा बुरा वो जनता समझ सकती है। ठीक है ना, तो हमेशा राजनीतिक दल जो एक्टिव रहते हैं उससे राजनीतिक चेतना का लोगों में विकास होता है। तो ये सब आपके महत्व है। ठीक, अगला देखिए समस्या में हमने कहा कि अस्थिर सरकार होती है। अस्थिर सरकार का मतलब क्या है,
हमने कहा कि पता नहीं कब विधायिका के सदस्य नाराज हो जाएं और सरकार के खिलाफ जो है वोटिंग कर दें और सरकार गिर जाए। यानी सरकार बहुत स्थिर नहीं होती है, संसदीय व्यवस्था में सरकार बहुत स्थिर नहीं होती है, कभी भी सरकार गिर सकती है। तो इसीलिए हमने कहा वैश्विक साख कमजोर होती है। विश्व स्तर पर जो हम संधि समझौता बातचीत करते हैं, किसी ट्रीटी पर हस्ताक्षर करते हैं, तो उस पर क्या होता है, प्रभाव उल्टा पड़ता है। विश्व के लोग जो जहाँ पर अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि पता नहीं कब इनकी सरकार गिर जाए। मतलब संधि समझौता करने में लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो हमारा कहने मतलब है कि ये जो संसदीय सरकार होती है, ये अस्थिर सरकारें होती है, पता नहीं कब सरकारें गिर जाए, क्योंकि विधायिका पर ही इनका अस्तित्व है, तो पता नहीं कब गिर सकती है। ऐसे में क्या होता है कि वैश्विक स्तर पर हमारी साख कमजोर होती है, संधि समझौते हम सही से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मंत्रिपरिषद संसद सदस्य से दक्षता कम। या इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था होती है, इसमें एक नियम है कि जो भी मंत्री बनेगा वो विधायिका का सदस्य होना चाहिए, यानी लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो। अब ये कंपलसरी है कि यहीं से मंत्री बनेगा। अब ऐसे में जो सदस्य आजकल जीत के जाते हैं, उनको हो सकता है कि बहुत नॉलेज ना हो, समान जानकारी वाले लोग होते हैं, समानज्ञ होते हैं। तो जो सामान्य जानकारी के लोग जाएंगे, अब उनको जाकर के आईटी सेक्टर चलाना है, ठीक है ना, मेडिकल सेक्टर चलाना है, पीडब्ल्यूडी सेक्टर चलाना है, मतलब ऐसे ऐसे आपको विभाग चलाने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे मंत्रालय चलाने पड़ते हैं जिसके बारे में हो सकता है कि सदस्यों को जानकारी ना हो, लेकिन मंत्री इसी में से बनेगा। तो जब मंत्री इसी में से बनेगा तो कार्य की दक्षता क्या होगी, कम होगी। ये मंत्रिपरिषद संसद सदस्य से ही बनते हैं, इसलिए दक्षता उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है ना, अगला देखिए, निर्णय में देरी। हमने कहा कि निर्णय जो होता है संसदीय व्यवस्था में वो सर्वसहमति से होता है। अब कोई मंत्री मान ही नहीं रहा है, दो मंत्री उधर नाराज हैं, दो चार पक्ष में हैं, दो तटस्थ हो गए, तो आम राय बनी नहीं रही है। और जब आम राय नहीं बनेगी तो निर्णय लेने में देरी होगी। अब संकट की कोई घड़ी हो, मान लिया कोई हमला कर दे हमारे देश पर और हमको निर्णय लेना है एट वंस, पता चला कि आम सहमति नहीं बन पा रही, यानी संकट काल में निर्णय नहीं हो पाते हैं। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। अगला देखिए, वोट बैंक की राजनीति होती है। संसदीय व्यवस्था में हमेशा वोट की बात होती रहेगी। लोग क्या करेंगे, जाति के नाम पर गुटबंदी करेंगे, संप्रदाय के नाम पे गुटबंदी करेंगे, भाषावाद बढ़ेगा। यानी कि इन सब चीजों से, वोट बैंक की राजनीति होने से भाषावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, ठीक है ना, ये सारे वाद जो है बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति होती है। तो ये आपका मेंस की दृष्टि से इसका विश्लेषण हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं अध्यक्षीय व्यवस्था को देखते हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो अभी अध्यक्षीय व्यवस्था क्या होती है, यानी कि इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसको अगर हम देखें तो ये कहाँ पर है, इसका जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो है यूएसए। ठीक है ना, अब देखिए अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या लिखा है, विधायिका तथा कार्यपालिका में बिलगाव होता है। इसमें संबंध मधुर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जब तक विधायिका में बहुमत है तब तक सरकार रहेगी, और जैसे ही बहुमत नहीं रहा सरकार गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, विधायिका तथा कार्यपालिका में बिलगाव होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है ना, बिलगाव है यहाँ पर। विधायिका अलग, विधायिका के सदस्य अलग हैं, कार्यपालिका के सदस्य अलग हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या था, विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका, यानी कि विधायिका के सदस्य ही मंत्री बनते थे। लेकिन यहाँ पर जो विधायिका होती है, मेंबर ऑफ जो भी वहां पर कांग्रेस है, उसके सदस्य मंत्री नहीं बनते हैं। यहाँ पर चुनाव होने के बाद क्या होता है, बाहर के व्यक्तियों को राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको मंत्री बना सकता है। जैसे देखिए, मान लिया कि वहां पर क्या, जैसे अपने यहाँ सांसदों का चुनाव होता है, प्रतिनिधियों का,
वैसे वहां पर मीडिएटर का चुनाव होता है। ये मीडिएटर होते हैं बीच में। ये मीडिएटर चुनने के बाद ये क्या करते हैं, ये सब राष्ट्रपति को चुन लेते हैं। ये राष्ट्रपति को चुन लेते हैं और यहाँ पर क्या है, जनता है। जनता किसको चुनती है, इन मीडिएटरों को चुनती है। इन मीडिएटरों को चुनती, ये मीडिएटर किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव होगा वैसे ही मीडिएटर क्या हो जाते हैं, खत्म, ये नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ये बने रहते हैं। ये कहाँ गए, ये लोकसभा के सदस्य हमारे यहाँ बने रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मीडिएटर क्या रहते हैं, खत्म। यानी कि अब राष्ट्रपति के ऊपर कोई दबाव नहीं है, ये कहीं से भी लोगों को मंत्री बना सकता है। विधायिका के सदस्यों से कोई लेना देना उसका नहीं है, क्योंकि मीडिएटर क्या हो गए, खत्म हो गए। मीडिएटर ही उसमें चुनते थे और उसके बाद खत्म हो गए। तो इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आराम से 4 साल तक काम कर सकता है। तो वही हमने कहा कि अध्यक्षीय व्यवस्था में विधायिका तथा कार्यपालिका में बिलगाव होता है, यानी कि इसमें संबंध बड़े अच्छे नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो विधायिका की सुनती ही नहीं। तो विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए बिलगाव होता है। अगर यहाँ के सदस्य होते विधायिका के तो कार्यपालिका हमेशा डरती कि पता नहीं कभी नाराज हो, जैसे उसमें था। फिर लिखा है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। वही बात है कि यहाँ पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ठीक है ना। विधायिका से इसका कोई लेना देना नहीं। अब अगर हम देखें कि इसके 3 मतलब है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं, तो इसमें 3 बातें निकल करके सामने आती हैं। अब देखिए क्या है, मंत्रिपरिषद के सदस्य बाहरी व्यक्ति होते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं है। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य बाहरी व्यक्ति होते हैं। जैसे मान लिया अमेरिका में चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जी जीत गए, तो अब ऐसे में क्या होगा कि वो चाहे जिसको बनाए, वो कहीं से भी कोई आईएएस नहीं, मान लिया अमेरिका को कोई प्रशासनिक अधिकारी है या कोई न्यायिक क्षेत्र में है, कोई खेल क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, तो किसी को भी क्या करेंगे, बुला लेंगे कि आप आइए। कोई खिलाड़ी है तो उससे कहेंगे कि आप आइए, खेल मंत्रालय संभालिए। कोई मान लिया अगर विज्ञान क्षेत्र में काम कर रहा है बढ़िया, तो कहेंगे कि आप आ जाइए, आईटी का जो मिनिस्ट्री संभाल लीजिए। कहीं से भी वो चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हिसाब से मंत्री बना सकते हैं। वो कहीं के सदस्य हो सकते हैं, बाहरी हो सकते हैं, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्य बाहरी व्यक्ति होते हैं। ठीक, अगला देखिए, मंत्रिमंडल स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है, यानी कि विधायिका का इसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता है। मंत्रिपरिषद जैसा चाहे वैसा कार्य कर सकता है, पूरी तरह से फ्रीडम होता है, ठीक है। चेक एंड बैलेंस, राष्ट्रपति भी तानाशाही कर सकता है, राष्ट्रपति भी तानाशाही कर सकता है, इसलिए चेक एंड बैलेंस का प्रावधान किया गया है। जैसे कोई भी नियम बनाता है, राष्ट्रपति निर्णय तो ले सकता है तुरंत, राष्ट्रपति एटवर्स निर्णय लेगा। अगर किसी पे हमला करना है, किसी के साथ कुछ करना है, तो निर्णय तुरंत ले लेगा, लेकिन बाद में उस निर्णय को कांग्रेस से पास करवाना पड़ेगा, और कांग्रेस अगर पास नहीं करेगी तो वो निर्णय उनका बाद में बदल जाएगा। इसी को कहते हैं चेक एंड बैलेंस का सिस्टम। और साथ ही साथ यहाँ महाभियोग की व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति सब कुछ है। तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का भी एक सिस्टम बनाया गया है, यानी कि ये आपकी हो गई अध्यक्षीय व्यवस्था, ठीक है। खूब अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं मेंस की दृष्टि से, कि मेंस में कैसे अगर आ जाएगा कि अध्यक्षीय व्यवस्था क्या होती है, इसका विश्लेषण करिए, इसके महत्व को बताइए, इसके समस्याओं को बताइए, तो कैसे देखेंगे। देखिए 2-3 पॉइंट है, समझ लीजिए। महत्व इसका पहला क्या है कि राजनीतिक स्थिरता होती है, इसलिए दीर्घकालिक नीतियां बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर 4 साल तक कोई बोलने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक अगर चल रहा है तो यहाँ सरकार गिरेगी नहीं। यहाँ तो पता नहीं कब गिर गया सरकार, विधायिका के सदस्य पता नहीं कब नाराज हो जाए और सरकार गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी नहीं होती है, तो यहाँ सरकार स्थिर होती है। 4 साल तक कोई बोलने वाला नहीं है, तो यहाँ लॉन्ग टर्म की नीतियां बना करके तेजी से विकास किया जा सकता है। यहाँ पर क्या अल्पकालिक नीतियां बनती हैं, लोक लुभावनी नीतियां बनती हैं कि चुनाव आएगा फिर जीतना है हमको। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 4 साल तक निश्चिंत होकर के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत बाधा नहीं। अगला योग्यता के आधार पर मंत्रिपरिषद, हमने भी कहा था कि इसमें जो योग्य व्यक्ति होते, जो खेल से जुड़ा व्यक्ति है उसको खेल मंत्री बनाएंगे, जो विज्ञान से जुड़ा वो मंत्री है उसको विज्ञान मंत्रालय देंगे, ठीक है ना। अगर कोई शिक्षा से संबंधित व्यक्ति है उसको शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर योग्य व्यक्ति, क्योंकि कहीं से भी ला करके बैठा सकते हैं, तो योग्य मंत्री
यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो योग्यता का सिद्धांत, इसलिए कार्य की दक्षता बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ पर। अगर देखिए त्वरित निर्णय, यहाँ निर्णय सर्वसम्मति से नहीं होता, यहाँ पर सारा निर्णय राष्ट्रपति को लेना होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि अमेरिका में, यूएसए में अगर न्यूज़पेपर आप ध्यान से पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा रहता है ट्रंप प्रशासन, ओबामा प्रशासन, रूजवेल्ट प्रशासन। प्रशासन शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रशासन की अंग्रेजी होती है एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे जैसे आपके भारत में डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भी क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव है। उसको किसी से सहमति लेने की जरूरत नहीं है, वह उसी को जिले में क्या करना है? निर्णय लेना है, एक व्यक्ति को निर्णय लेना है। इसीलिए वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, ट्रंप प्रशासन बोला जाता है। एक व्यक्ति को निर्णय लेना है, तुरंत निर्णय हो सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। किसी पे अटैक करना है तो उसने कह दिया अटैक, तो अटैक हो जाएगा। एक व्यक्ति को त्वरित निर्णय, संकट काल अगर है तो त्वरित निर्णय हो सकता है, संकट काल में त्वरित निर्णय हो सकता है। अगला देखिए, इसकी समस्याएं देख लेते हैं। अब 6 व्यस्तों में क्या समस्या है, इस समस्या को समझते हैं। तो एक ही व्यक्ति वास्तविक प्रमुख होता है, इसलिए तानाशाही का खतरा हो सकता है। ठीक है, भले ही यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, फिर भी आप देखेंगे सारा कुछ एक ही व्यक्ति के हाथ में है। नाम मात्र, वास्तविक का यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ एक ही व्यक्ति सब कुछ है। वास्तविक प्रमुख की भूमिका में एक व्यक्ति है, तो वो एक व्यक्ति तानाशाही कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर एक खतरा है। दूसरा है, विधायिका कार्यपालिका में टकराहट होती रहती है। हमेशा विधायिका कार्यपालिका में टकराहट, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती नहीं, तो हमेशा इनमें टकराव होती रहती है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं होती है, ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। बहुलवादी समाज के लिए ठीक नहीं होती है। बहुलवादी समाज के ठीक मतलब इसलिए नहीं है, जैसे मान लिया आप भारत को देखिए, तो प्रत्येक जाति का मंत्री बना दिया जाता है कि भाई हर जाति का एक मंत्री बना लो, हर धर्म का एक मंत्री, इस तरह से जो बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। तो वो मंत्री क्या करता है? अपने समाज का वो प्रतिनिधित्व करता है, अपने समाज का विकास करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कहीं से भी कोई व्यक्ति ला करके मंत्री बना दिया जो जनता का प्रतिनिधि है ही नहीं वास्तव में, तो जनता का ध्यान कौन रखेगा? और राष्ट्रपति भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है। वो जनता का ध्यान अगर नहीं रखेगा तो आप क्या कर सकते हैं? ये चीज यहाँ पर बहुलवादी समाज के लिए ये अध्यक्षीय व्यवस्था कदाई ठीक नहीं है। तो ये आपका पूरा हमने बताया संरचना के आधार पर सरकार के प्रकार। मेरे ख्याल से आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। इसको लिखने, ये जो विश्लेषण है इसको आप जरूर लिखिएगा अपने हाथों में से, और इसमें हम आपको एक मेंस का क्वेश्चन देते हैं जिसको आप लिखने का अभ्यास कीजिएगा। नोट कर लीजिए, कापी कलम उठा लीजिए, नोट करिए। प्रश्न है कि पहला प्रश्न लिखिए, भारत में संसदीय व्यवस्था समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। भारत में संसदीय व्यवस्था समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है, इसलिए अध्यक्षीय व्यवस्था लागू करना चाहिए। अपना मत दीजिए या विश्लेषण करिए। आपको इस प्रश्न को लिखना है, ठीक है ना? इस प्रश्न को लिखिएगा और स्वयं मूल्यांकन करिए। यहाँ पर कोई ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमने ये देखिए क्या लिखा। आप स्वयं मूल्यांकन करेंगे, आपको अगर बेहतर लग रहा है तो यकीन मानिए वो एग्जामिनर को भी बेहतर लगेगा, निश्चित रूप से, ठीक है ना? तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसको लोगों तक पहुंचाइए, सब मदद हो सके। इससे अच्छी क्वालिटी अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना? मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आप भी इसको जन जन तक पहुंचाइए, ठीक है ना? बहुत बहुत